हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, उसको हम लोग आज कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसमें जो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो सभी बिंदु को हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छे से समझ लें, उसके ऐसे ऐसे पॉइंट को देख लें जिससे हमें क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपका चैप्टर है उसका नाम है विद्युत, उसका नाम है विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम विद्युत से पहले हम आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आवेश ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हमें विद्युत मिलती है अर्थात हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण को हम प्रतिकर्षण भी कहते हैं, विकर्षण को हम प्रतिकर्षण भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका प्रतिकर्षण भी लिखता है, का अनुभव करती है, तो उसे हम आवेश कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ हो, ठीक है, जिसके कारण वो किसी वस्तु से विद्युत आकर्षण या विकर्षण, मतलब या तो उससे आकर्षित हो या तो उससे प्रतिकर्षित होने का अनुभव करता हो, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, और आवेश का जो आपका होता है एसआई मात्रक वो कूलाम्ब होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ये आपका क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आवेश, विद्युत धारा तथा समय में अगर हमको संबंध पूछता है तो होता है आपका Q बराबर IT। ठीक है, Q यहाँ पे आवेश है, I यहाँ धारा है और T यहाँ पे समय है, जो कि T आपका क्या चीज़ है? सेकेंड में है। ठीक है, और I यहाँ पे होता है एम्पियर में और Q कूलाम्ब आवेश है। ठीक है, अब देखिए इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। अगर यहाँ से निकालिएगा तो आपको हम बोले हैं कि आई को हम एम्पियर में लेते हैं और समय टी को सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकंड अर्थात एम्पियर सेकंड भी इसका एक एसआई मात्रक होता है। ये भी पूछ लेता है कि आवेश का एसआई मात्रक एक अन्य क्या होता है, तो होता है एम्पियर सेकेंड। अब देखिए, अगर हमको इस जो हमारा फॉर्मूला है इस पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछ सकता है? यदि किसी सेल में 2 एम्पियर का धारा 40 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो आवेश का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो इसमें देखिए जो आई है, जो धारा है, उसका मान 2 एम्पियर है, जो समय है वो 40 सेकंड है, और हमको Q मतलब आवेश का मान ज्ञात करना है, तो हम लगा देंगे ये वाला फार्मूला, क्या? Q बराबर IT। तो यहाँ से हम निकालेंगे Q बराबर I की जगह पर 2 एम्पियर, T की जगह पर 40 सेकंड, तो 40 इंटू 2 मतलब 80 कूलाम। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 80 कूलाम आ गया, अर्थात 2 एम्पियर का धारा 40 सेकंड में 80 कूलाम आवेश को प्रवाहित करेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि समान आवेश विकर्षित होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था इसके डिफिनीशन में कि आवेश एक ऐसा गुण है जिससे कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण था, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो कब आकर्षण करेगा और कब प्रतिकर्षण करेगा, उसके लिए एक शर्त होता है कि जब दोनों प्लस प्लस चार्ज रहेंगे, अर्थात दोनों एक ही जाति के रहेंगे, या दोनों माइनस माइनस रहेंगे। ये भी दोनों प्लस प्लस है अर्थात एक ही कास्ट का है, और ये भी माइनस माइनस है अर्थात ये भी एक ही कास्ट का है। तो ये दोनों स्थिति में हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि नेगेटिव चार्ज हो, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो ये दोनों स्थिति में वो आपको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, उसे बोलते हैं आकर्षण। एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे अर्थात आकर्षित करेंगे। इसमें जो अच्छा आपको एक बात आता होगा मन में कि आखिर धारा में होता क्या, मतलब धारा में क्या ऐसा चीज़ होता है कि जिससे हमको करंट मिलता है।
तो देखिए सिंपली सी बात यह है कि धारा हमें तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होते हैं तो हमें धारा मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर जो होता है आवेश वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का मान क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अब इसको आगे देखते हैं। अब आपसे एग्जाम में एक डिफिनीशन पूछता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, अर्थात विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या मिलकर एक विद्युत परिपथ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए एक सेल अर्थात एक बैटरी, देखिए यहाँ सेल कहने का मतलब होता है कि एक सिर्फ सेल को हम सेल कहते हैं, आज वही बहुत सारा सेल मिल जाता है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सेल और बैटरी में अंतर है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। जब कोई एक बैटरी होता है तो उसे हम सेल कहते हैं, लेकिन जब वही बहुत सारा सेल हो जाता है, मतलब बहुत सारे सेलों को मिलाकर एक बैटरी बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक पलंग कुंजी से मिलकर बने व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अर्थात ये सारे चीज़ मिलेंगे जब एक परिपथ में, तो उसको हम जब एक व्यवस्था में मिलेंगे तो उसको हम विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक विद्युत होता है और एक विद्युत धारा होता है। तो विद्युत तो होता है आपका कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो जो आवेश आपका बहता है, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो हमारा विद्युत होता है। लेकिन विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात अगर आवेश में हम समय से भाग लगा देंगे तो हमारा धारा हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा हो जाएगा। इसका मतलब कि I = Q/T। ठीक है, और हमने आपको पीछे बताया था कि जो Q बराबर होता है वो क्या होता है, I × T। तो यहाँ से हम I = V मतलब निकाल सकेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो यहाँ पे वही है कि जब आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश प्रवाह की दर अर्थात समय के साथ जो आवेश प्रवाह होता है उसी को हम धारा बोलते हैं। अब देखिए विद्युत धारा का जो होता है ऐसा ही मतलब वो आपका एम्पियर होता है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल A से दर्शाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैपिटल A से दर्शाते हैं। एम्पियर क्या होता है, अर्थात अब आगे बात आता है कि एम्पियर क्या है। तो एम्पियर हम उससे बोलते हैं कि प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश की दर को एम्पियर कहते हैं। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड, इसको हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आता है कि विद्युत विभव। अब एक बात ये मन में आता है कि धारा को आगे बढ़ाने में, मतलब ऐसा क्या चीज़ है उसमें जो धारा को आगे बढ़ाता है, मतलब उसको ढकेलता है, उसको धक्का देता है, तो जो उसको जो बल देता है उसको हम विभव बोलते हैं। किसी चालक तार में धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक बल को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। अर्थात जो हमको उसमें प्रवाह करने के लिए जो हमको बल चाहिए, जो आवश्यक बल चाहिए, उसको हम विद्युत विभव बोलते हैं। विद्युत विभव को वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको और निकल कर आता है कि जितना अधिक वोल्ट रहेगा, जितना अधिक वोल्टेज रहेगा, उतना ही अधिक धारा का मान रहेगा। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि ये तो 11,000 वोल्टेज का तार है, ये 444 वोल्टेज का तार है, ये 33,000 वोल्टेज का तार है। तो जितना अधिक वोल्टेज होता है उतने अधिक उसमें धारा बहती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि जो धारा को प्रवाह करने के लिए बल देता है। ठीक है, तो विद्युत विभव को वोल्ट से मापा जाता है। अब देखिए, अब आगे आता है एक आपका विभवांतर। ये भी पूछता है बोर्ड में कि विभवांतर क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या होता है, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच स्थित विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो ये विभव हमने ऊपर देखा था, तो ये दो चालक तारों के दो सिरों, मतलब एक सिरा और दूसरा सिरा के बीच जो विभव स्थित हैं उनमें कितना अंतर है, क्योंकि जब तक अंतर नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज़ प्रवाह नहीं होगी। जब दोनों ओर बैलेंस रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा कि जब एक सिरा पर कम हो विभव या एक सिरा पर अधिक हो विभव, तब न कम, जो जिधर कम विभव है उधर धारा मतलब आपकी बहेगी, मतलब अधिक विभव से कम विभव की तरफ धारा बहेगी। तो उसी में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। मतलब किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच स्थित विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच जो होता है विभवांतर भी,
वो क्या होता है कि किया गया कार्य अर्थात W बटा में आवेश, किया गया कार्य अर्थात W बटा में आवेश। तो इसको लिख सकते हैं V बराबर W बाई Q, क्योंकि W होता है कार्य, Q होता है आवेश, तो V बराबर W बाई Q। अब देखिए, अब आगे आते हैं कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट भी एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसे हम वोल्ट कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि यदि 1 कूलाम आवेश को अर्थात 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलाम। यहाँ से जो हमारा V बराबर था वो क्या था? W बटा में Q। तो इसी का जो एसआई मात्रक होता है तो कार्य का होता है क्या? जूल। इसका होता है क्या? कूलाम। तो यही आपका हो गया कि 1 वोल्ट बटा में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलाम। ठीक है, अब इसको हम आगे समझते हैं इसमें और क्या क्या है। अब आगे इसमें बात आता है एक कि हम विभवांतर को किससे मापते हैं। तो जो इसकी मापने वाली होती है यंत्र, उससे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो हम विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि V बराबर क्या होता है? W बटा में Q। क्या होता है? V बराबर W बटा में Q। तो अब इस फार्मूला से अगर हम निकालना चाहेंगे कि W बराबर क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q। ठीक है, तो हम इससे इसका कार्य निकालेंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जो आपका विभवांतर है वो कितना है? 10 है। जो कूलाम्ब है मतलब जो Q का मान है, जो आवेश है वो कितना है? 4 कूलाम्ब है। ये क्या है? आवेश है। ये है आपका आवेश। तो जो आवेश है वो कितना है? 4 कूलाम्ब। और जो कार्य है हमको उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालेंगे V बराबर W बटा में Q अर्थात W बराबर VQ। तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर V का मान 10 वोल्ट और Q का मान 4। तो 10 चौके 40 जूल। कार्य का सही मात्रा क्या होता है? जूल। तो हमारा कितना जूल का कार्य हो गया? 40 जूल का कार्य हो गया। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है कि ओम का नियम क्या है। क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम देखिए क्या होता है। एक विद्युत परिपथ में चालक तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर अर्थात V जिसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। क्या बोलता है कि एक विद्युत परिपथ में चालक तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर मतलब जो उसका विभव होता है अर्थात V होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है अर्थात V समानुपाती I। इसको हम समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं अर्थात V समानुपाती I। तो हम अगर इसको हटाएंगे तो हमको V बराबर IR मिलता है, जहाँ की R चालक का एक प्रतिरोध होता है। यहाँ पे एक प्रतिरोध आपको नया वर्ड मिलेगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे, जहाँ R चालक तार का एक प्रतिरोध होता है। एक बात आपको गौर हमेशा याद रखना है कि जो ओम का नियम है ना, वो समतापीय पर काम करता है। मतलब ताप को हमको बराबर रखना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे लिए हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर उसको कहें कि नहीं 4000 डिग्री सेंटीग्रेड को भी यही काम करे, तो ये काम नहीं करेगा। ये हमको एक नियत ताप पर काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। अब आते हैं हम प्रतिरोध पर, जो कि हमको एक नया वर्ड मिला है प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के अवरोधक अर्थात रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध एक ऐसा मतलब उसमें पाया जाता है चालक तार में, जो कि आपके जो प्रवाहित धारा है उसका रुकावट करता है, मतलब उसको रोक के रखता है। ये प्रतिरोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रतिरोध नहीं रहेगा तो चालक तार में धारा इतना तेज बहेगा कि वो चालक तार जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रतिरोध का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के अवरोध को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं? V बराबर I R। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर V बटा में I। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हमारा ओम के नियम से था, R बराबर V बाई I। अब देखिए, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वो ओम होता है। उसको ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ओम कहलाता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। किसी चालक तार की लंबाई, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा प्रतिरोध में संबंध।
ठीक है। अब देखिए ये जो होता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब ये क्या है, यहाँ रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है, ये उसको समझते हैं। तो जो आर है उसको तो पता ही है आपको कि आर प्रतिरोध है। रो देखिए, रो क्या होता है, रो ये होता है कि किसी चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता को हम रो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा, जैसे आप सुने होंगे कि ये एल्युमिनियम का तार है, ये तांबा का तार है। तांबा का तार को आप बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। आखिर तांबा का तार को हम अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि जो उसका वैद्युत प्रतिरोधकता है वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें धारा बहुत अच्छा होता है, प्रवाह, ठीक है। तो जो यही है आपका वैद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ का, वो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। तो जिस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोधकता अगर ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब कि उसका जो प्रतिरोध का मान है वो ज़्यादा रहेगा। तो जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब धारा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उत्तम धारा पाने के लिए रो का मान हमको क्या होना चाहिए, कम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, और जो ये एल है वो ये एल आपको उस चालक तार की लंबाई के बारे में बताता है, और जो ये ए है वो उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताता है। जैसे कि मान चलिए कि ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार हो गया आपका मोटा सा। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं एरिया। ये जो गोला भाग है इसको हम एरिया बोलते हैं, और ये जो पूरा है इसको हम लंबाई बोलते हैं। तो यही आपका है। इसका मतलब कि अगर कोई तार बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर उसका क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एल क्या है, चालक तार की लंबाई, और जो ए है वो चालक तार की क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये है हमारा प्रतिरोध। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपसे आगे पूछता है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब ऐसा क्या क्या कारक हैं जो कि प्रतिरोध को कम या अधिक करने में मदद करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो यहाँ हम देखेंगे कि वह कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला क्या है, पदार्थ की प्रकृति। जैसे कि हमने बताया है आपको कि ये जो रो है वो क्या होता है, पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चालक तार की लंबाई जो कि आपका एल बाई ए था, ठीक है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि ए है वो हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर कैसे करेगा निर्भर, आप ध्यान से देखिए। मान चलिए कि कोई एक धातु है, ठीक है, धातु का तार ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो उस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। यादृच्छिया मतलब इधर उधर, कोई इधर कोई इधर, कोई उधर कोई इधर, ऐसे गति करने लगेगा बहुत तेजी से। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो धारा प्रवाह है उसमें अवरोधक का काम करने लगेगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर हमारा जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और धारा का मान कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध धारा के उल्टा होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था ये होता है V बराबर आई आर, ओम का नियम से। तो यहाँ से अगर R बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V बटा में I, अर्थात I का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं क्या है। आगे है किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दो तरीकों से जोड़ा जाता है। अर्थात इसमें ये कह रहा है कि प्रतिरोध को हम किन किन तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो ये तरीका हमारा जोड़ने का दो है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। जब परिपथ में R1, R2, R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाए तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको ये बात समझ में आएगा। ये देखिए, आपका एक बैटरी है, ये आपका एक एमीटर है, ये क्या है, प्लग कुंजी है, और ये वोल्ट मतलब ये वोल्ट मीटर है, मतलब वोल्ट मापने के लिए। ये R1, R2 और R3 है, और यहाँ पे हमारा परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो R1, R2, R3 है ये आपका कैची में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा X और Y दो बिंदु हो गया, R1, R2, R3। अब इन तीनों का अगर हमको एक प्रतिरोध निकालना होगा, मतलब इन तीनों की जगह पर अगर हमको कोई एक प्रतिरोध रखना है तो उसको हम क्या रखेंगे, उसका क्या हमारा होता है फार्मूला निकालने का, वो होता है R इक्विवेलेंट, मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फार्मूला होता है
श्रेणी क्रम संयोजन का। इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे पूछ देगा कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उसमें आप निकालिएगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये श्रेणी क्रम में रहेगा तब। और जो दूसरा है आपका वो होता है समानांतर अर्थात पार्श्व संयोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध का संयोजन किसी दो बिंदुओं के बीच एक साथ हो तो उसे हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक साथ कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल, ये बिंदु x और बिंदु y है, यहाँ पे देखिए R1 R2 और R3 तीनों साथ ही में है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। ये हमारा बैटरी है, ये कुंजी है, ये एमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर बाहर निकालेंगे तो इसको हम बाहर निकाल के कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से समझिए। ये हमारा हो गया पॉइंट x और ये हो गया पॉइंट y। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया R1, ये R2 और ये R3। अगर हम इन तीनों की जगह पर कोई एक प्रतिरोध रखना चाहें तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा होता है समानांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये हमारा समानांतर या पार्श्व क्रम है, इसको हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, कहीं कहीं पार्श्व भी लिखता है, तो आप लोग उससे घबराइएगा मत, उसको हम समानांतर क्रम ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब हम आगे इसमें कुछ नोट देख लेते हैं जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि हमने आपको विशेष करके इसको लिखा हुआ है। देखिए, एक पूछता है कि श्रेणी क्रम में जो धारा है अर्थात जो धारा का मान है, जो श्रेणी क्रम में अगर हम किसी परिपथ को जोड़े हुए हैं तो उसमें जो धारा का मान है वो क्या होता है, समान होता है, तथा विभवांतर अर्थात जो वोल्ट है V है उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए जो समानांतर क्रम में क्या होता है कि समानांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है और तथा विभवांतर का मान समान रहता है। तो आपसे पूछ देगा कि हमारा जो घरों होता है, जो घर में होता है परिपथ, उसमें का जो हम संयोजन करते हैं वो समानांतर क्रम में करते हैं या श्रेणी क्रम में करते हैं, तो आप उसका जवाब दीजिएगा समानांतर क्रम में करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी भी घर में हमारा क्या होता है, धारा का मान अलग अलग बढ़ जाता है, लेकिन जो वोल्ट होता है, जो ये हमारा विभवांतर होता है, वो एक समान रहता है। अगर एक समान नहीं रहेगा तो हम अगर घर में एक बल्ब जला रहे हैं तो वो थोड़ा सा कड़ा जलेगा, अगर उसी में से किसी और को जोड़ देंगे तो उसको डिम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों बराबर ही जलते हैं, क्योंकि उसका जो विभवांतर है वो बराबर होता है। धारा का मान अलग अलग हो जाता है लेकिन जो उसका विभवांतर है वो समान रहता है, इसीलिए दोनों समान रूप से जलते हैं। तो हम घरों में का जो होता है परिपथ उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये पॉइंट आपका पूछता है हमेशा। अब आगे आते हैं। अब आपको पता होगा कि मान के चलिए अगर कोई पंखा आपके घर में चल रहा है तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, या कोई बल्ब ही है, अगर वो लगातार काफ़ी देर से अगर जल रहा है या चल रहा है तो वो कुछ गर्म हो जाता है, उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। आखिर वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसका हम कैसे उसका मान निकालेंगे कि कितना ऊष्मा निकला, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा के कारण उत्पन्न प्रभाव जो उत्पन्न होता है तापीय, उसको हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका जो आपका डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि जब किसी विद्युत उपकरण में को निरंतर काफ़ी देर तक चलाने पर वह गर्म हो जाता है, जिससे वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बहुत देर तक उसको चलाइएगा लगातार तो गर्म हो जाता है, और उसी गर्म होने की प्रक्रिया को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, विभवांतर भी समय t में q आवेश को प्रवाहित करने में लगा शक्ति। अब हम शक्ति निकालेंगे और शक्ति के बाद हम इसका ऊष्मा निकालेंगे, तो पहले हमको शक्ति जरूरी है। ठीक है, यहाँ दे रहा है कि विभवांतर भी समय t में q आवेश को प्रवाहित होने में लगा शक्ति बराबर, तो होता है P बराबर V इंटू क्यू बाई टी। P बराबर V इंटू क्यू बाई टी। ये हमारा V क्या है, विभवांतर है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको एक बताया था कि I बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि I बराबर क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ क्यू बाई टी की जगह पर हम I रख दिए हैं, तो P बराबर क्या हो गया, V इंटू आई। ठीक है, P बराबर V इंटू आई। अब देखिए, T समय तक P शक्ति लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा, आपको पता होगा कि हम शक्ति लगाते हैं समय के साथ तो उसमें हमको ऊर्जा लगता है।
कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमारा शक्ति लगता है, और कितने समय तक करते हैं अगर उन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा कितना ऊर्जा लगा हमको ये मिल जाता है। तो टी समय तक पी शक्ति लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू टी, मतलब पी शक्ति को हम टी समय तक लगाए तो हमको कितना ऊर्जा मिला ये हमको यहाँ से मिल जाता है। तो हम पी की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या है पी बराबर वी आई, तो इस पी बराबर वी आई के मान को यहाँ रख दिए और टी है तो टी छोड़ दिए, अर्थात ऊर्जा बराबर पी इंटू टी बराबर वी आई टी, ये हो गया ऊर्जा। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल में। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा कि यदि धारा आई द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा, अब देखिए हम ऊष्मा पर यहाँ पे आएंगे। जो धारा आई है उसके द्वारा टी समय में कितना ऊष्मा उत्पन्न किया जाएगा उसको हम कैसे निकालते हैं, लिखते हैं एच मतलब हीट, एच बराबर वी आई टी। वी का मतलब क्या यहाँ पे है विभवांतर, आई का मतलब धारा, टी का मतलब समय। अब देखिए वी बराबर क्या होता है आई आर, ये कौन सा है, ये ओम का नियम है, वी बराबर आई आर आपको पता होगा। तो अगर हम यहाँ वी की जगह पर अगर आई आर रखते हैं तो वी बराबर आई आर इंटू टी यहाँ पे पहले से है। तो ये देखिए आई दो आई हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर, और आर है तो आर और टी है तो आर, टी है तो टी। अब देखिए यहाँ क्या हो गया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हमको क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब देखिए अब कुछ पॉइंट हमने आपके लिए लिखाया है जो कि हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो हम आप उसको बता देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत बल्ब, जो आपका विद्युत बल्ब होता है, जो कि आजकल तो सब एलईडी का ज़माना आ गया, लेकिन जो एक होता है ना आपका वो पीला वाला बल्ब, तो उसमें एक फिलामेंट होता है, तो जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जो कि बहुत पतला होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन और आर्गन ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो टंगस्टन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। आपके घर में एक फ्यूज तार भी लगा होता है। ठीक है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। फ्यूज तार हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर कभी लाइन बहुत ज़्यादा अचानक तेज हो जाता है तो हम अपने परिपथ को बचाने के लिए हम फ्यूज तार लगाते हैं, जिससे कि फ्यूज तार पहले गल जाता है, पहले ही ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण पूरे घर की बिजली कट जाती है। तो फ्यूज तार क्या होता है आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्यूज का तार का गलनांक निम्न होना चाहिए, बात सही है। अगर फ्यूज के तार का गलनांक अगर निम्न नहीं रहेगा तो हमारा पता चलेगा कि लाइन बहुत तेज आ गया और फ्यूज गला ही नहीं, और फ्यूज के बदले में हमारा सब बल्ब टीवी ये जो भी सब है वो सब जल जाएगा। तो इसीलिए जो फ्यूज का तार है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा भी लाइन तेज आए, मतलब थोड़ा सा लाइन अगर अधिक आ जाए अचानक, तो फ्यूज तुरंत गल जाए, जिसके कारण पूरे घर की बिजली, मतलब अगर फ्यूज का तार गल जाएगा तो बिजली नहीं जा पाएगी घर में, तो हमारा सभी चीज़ बच जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। अब देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले कारक, मतलब विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है उस पर कुछ कारक होते हैं जो कि आपके कार्य करते हैं। वो कौन कौन कारक होते हैं, पहला होता है विद्युत स्थिरी, जो कि आप आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको स्थिरी बोलते हैं, तो हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत केतली मतलब विद्युत से पानी गर्म करने वाला होता है। विद्युत हीटर जिस पे आप खाना बनाते हैं, विद्युत हीटर, या विद्युत टोस्टर, एक विद्युत टोस्टर होता है जो कि घुमाने वाला होता है, विद्युत टोस्टर। अब देखिए एक होता है विद्युत, अब जो बल्ब होता है, बल्ब आपका जो बल्ब जलता है वो पूछता है कि बल्ब कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये क्वेश्चन बहुत आम है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी मतलब इसमें लिया है। जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में बदलता है, क्योंकि आपको प्रकाश के साथ साथ उससे हीट भी मिलता है। ठीक है, तो हमारा विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और आपको अगर मेरा बताया हुआ समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।